Good morning, student. I am Yashwant Chaudhary. Today topic is dimension analysis, chapter 3, class 11. आप लोगों ने क्लास 10 पास आउट कर लिया है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है हमारे स्कूल का और खूब मेहनत की, आप लोगों को अच्छे से परफॉर्मेंस दिया है 10th में। अब आपको उसी प्रकार से क्लास 11th में भी अपना परफॉर्मेंस देना है बच्चों। और आज हम क्लास 11th में बहुत सारी नई नई चीज़ें पढ़ेंगे। 10th में हम लोगों ने 9th 10th में बेसिक पढ़ा था फिजिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी क्या है या यूनिट्स क्या हैं, ये सारे कुछ हम बेसिक पढ़ के आए थे। आज थोड़ा थोड़ा हम उठा के थोड़ा थोड़ा पार्ट कवर करके चलेंगे। ये हमारा लेक्चर फर्स्ट होगा, डायमेंशन एनालिसिस का पार्ट फर्स्ट होगा बच्चों। अगर हम इसमें बात करें तो कौन सा होगा? पार्ट फर्स्ट होगा। क्या होगा? पार्ट फर्स्ट होगा। नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है और हमको एकदम इंटरेस्ट के साथ इसको कंप्लीट करना होगा। और थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं कि डायमेंशन एनालिसिस को पढ़ने से पहले हम थोड़ा यूनिट के बारे में कंफर्म कर लेते हैं कि यूनिट्स क्या होती हैं और कुछ नई नई चीज़ें देख लेते हैं। इसमें कुछ डेरिवेशंस करेंगे, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। डायमेंशन जो है यूज के लिए किया जाता है। तो फर्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। पहले थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स क्या बेटा? मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मैथमेटिक्स के बारे में देखेंगे क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट देखना डिफरेंशिएट का। क्या? डिफरेंशिएट। जैसे जैसे हमारे पास जो भी डेरिवेशन होता जाएगा वैसे वैसे हम फॉर्मूला मैथ के उसमें यूज करते जाएंगे और ये आप लोग कर लेंगे। ठीक है बेटे? तो इसके बाद फर्स्ट पॉइंट देखते हैं डिफरेंशिएट। बेसिक है, डिफरेंशिएट की अगर बात करें डिफरेंशिएट तो देखें तो डिफरेंशिएट क्या होगा। अगर देखते हैं बेटा तो डिफरेंशिएट में क्या होता है। सपोज दैट मेरे पास कोई वेरिएबल है x और इसकी पावर क्या है n। इसको मुझे क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। अगर मैं इसको देखूँ तो क्या होगा? डी ओवर डी एक्स की पावर n। अगर मैं इसे ऐसे निकालूँ तो क्या होगा? n x की पावर n माइनस 1। ठीक है बेटे? इसका डिफरेंशिएट हो। ठीक है? इस प्रकार से। वैसे जनरली फॉर्मूला फर्स्ट टाइम जो पढ़ते आए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर देख लूँ तो फॉर एग्जांपल की बात करेंगे ना। फॉर एग्जांपल जब बोल मैंने यहाँ पर x की पावर 2 दे दिया, मैंने कहा इसका डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला तो n इक्वल टू मेरा क्या है? यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा? डी ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 2x की पावर 2 माइनस 1। इसे सॉल्व करेंगे आगे तो कितना हो जाएगा? 2x। 2 में 7 गया तो 1 बचा। तो इसका ये क्या होगा? डिफरेंशिएट हो गया। क्या होगा बेटा? ये डिफरेंशिएट निकल के आ गया। तो x स्क्वायर का अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा यूजिंग दिस फॉर्मूला कितना होगा? 2x होगा। एक बात और याद रखना कि जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका ऑलवेज डिफरेंशिएट क्या होता है मेरा? 0 होता है। क्या होता है बेटा? 0 होता है। मेरे ना डिफरेंशिएट ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज ऑलवेज 0। क्लियर बेटे? जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई 3 है फॉर एग्जांपल और कांस्टेंट के लिए ले लो और कांस्टेंट के लिए क्या होगा? डिफरेंशिएट क्या होगा बेटा? 0 होगा। क्या होगा बेटा? ऑलवेज 0। क्या होगा? 0 होगा। क्लियर बच्चों? तो कैसे होगा? जब देख लेते हैं तो ये होगा डी ओवर डी एक्स। तो यहाँ पर ये एक्स है, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। यहाँ पर भी आपको एक्स दिखाई दे रहा है? नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा? इसका डिफरेंशिएट 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। क्लियर बच्चों? यहाँ तक की बात क्लियर करते हैं। थोड़ा बहुत यूनिट ये हमारा कंप्लीट होता है फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएट का। यहाँ पर मोस्टली यही सबसे ज़्यादा यूज किया जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास। ऐसी बात नहीं है कि अगर देखते हैं कि इधर देखिएगा साइन एक्स और कॉस एक्स का अगर मैं देखूँ बच्चों आपको बताएं तो ये यहाँ से निकल के आता है कितना होगा?
अब फॉर्मूले लिखना चाहे तो लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स की पावर n, इसका फॉर्मूला होगा डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू n x की पावर n माइनस वन, फर्स्ट फॉर्मूला। ओके बच्चों, सेकंड की अगर बात करें तो y अगर मेरा कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, तो y सेकंड लिख लेना, y इस कांस्टेंट को तो क्या होगा, उसका डिफरेंशिएट dy ओवर dx इज ऑलवेज 0। क्लियर, देख लेने हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास डिफरेंशिएट का, तो y इक्वल टू log x, y इक्वल टू log x, इसका हमें डिफरेंशिएट करना है। इसका डिफरेंशिएट क्या होगा बेटा, dy ओवर dx जो होगा log x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/x, कितना हो जाएगा बेटा 1/x। क्लियर, नेक्स्ट फॉर्मूला होगा हमारा, इसके बेस पे क्वेश्चन भी बताएंगे हम आपको। नेक्स्ट होगा y इक्वल टू log बेस से इसका हो जाएगा मेरे पास y इक्वल टू sin x। नेक्स्ट देख लेते हैं y इक्वल टू sin x, y इक्वल टू sin x, sin x का डिफरेंशिएट करूंगा dy ओवर dx इक्वल टू कितना हो जाएगा cos x, क्या हो जाएगा बेटा cos x, माइनस का प्लस का, ये देखिएगा क्या होगा cos x प्लस का, इसका प्लस का, y इक्वल टू cos x। नेक्स्ट स्टेप आता है तो y इक्वल टू क्या होगा, cos x दिया होगा आपको, cos x दिया होगा तो कितना होगा dy ओवर dx इक्वल टू माइनस sin x, माइनस sin x। क्लियर, ये बात क्लियर होती है। अब एक एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके ऊपर। कि मेरे पास ये वाला दे रखा है कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल x की पावर y इक्वल टू x की पावर 2 है, इसका डिफरेंशिएट करना है, या 3 है या 6 है, कुछ भी ले सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करोगे तो dy ओवर dx, और किसका करना है dy ओवर dx, तो हो जाएगा x की पावर 6 का, अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा अप्लाई दिस फॉर्मूला, तो n इक्वल टू मेरा पास क्या है 6 है, ये मेरा क्या है n है, तो n लगाएंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये मेरे पास आ जाएगा निकल के, ये आ जाएगा 6x की पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू 6x की पावर 5, 6x की पावर 5, ये इसका डिफरेंशिएट होगा। इसका अगर मैं देखूँ तो सपोज दैट यहाँ पर 3 दे रखा है, y इक्वल टू 3 दे रखा है, तो मैं क्या जानता हूँ कि कांस्टेंट वैल्यू का ऑलवेज डिफरेंशिएट कितना होता है बेटा मेरा 0, कितना होता है 0, इसका कितना हो जाएगा 0। इधर क्या है कि ये log x दे रखा है, तो कितना हो जाएगा log x का कितना डिफरेंशिएट होता है 1/x होता है, और यहाँ पर y इक्वल टू sin x दे रखा है, क्या दे रखा है sin x दे रखा है। कि आपको कोई फंक्शन दे दिया फिर y इक्वल टू आपको सॉल्व करना है कि sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएट क्या हो, तो आप दोनों का यूज कर सकते हैं इसमें। डिफरेंशिएट करेंगे अब यहाँ पर कितना होगा dy ओवर dx sin x प्लस cos x, ब्रैकेट में अलग अलग डिफरेंशिएट लगा दीजिएगा अंदर, इधर देखिएगा अलग अलग डिफरेंशिएट लगाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा, इधर देखते हैं तो dy ओवर dx बच्चों एक बार इसके साथ, तो एक बार इसके साथ लगाइएगा, ऐसे कितना हो जाएगा sin x का एक बार सेपरेट करेंगे, प्लस जो हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इसमें से मोस्टली दो मैथमेटिकल ऑपरेटर की बात करूँ, ये क्या करता है फंक्शन को अलग करता है, प्लस हो या माइनस हो, ये क्या कर देता है ब्रेक करता है, क्या करता है ब्रेक। तो क्या होगा dy ओवर dx sin x प्लस dy ओवर dx cos x, कितना cos x, तो ये sin x का डिफरेंशिएट क्या है मैंने पढ़ा है, sin x का डिफरेंशिएट होता है cos x, और cos x का डिफरेंशिएट होता है मैंने sin x, यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं cos x, क्या होगा बेटा ये cos x माइनस ये कितना हो जाएगा sin x, ठीक है बेटा, इसका डिफरेंशिएट क्या आगे होंगे cos x माइनस sin x। क्लियर बच्चों, ये नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि हमारे पास y इक्वल टू tan x दिया है, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा sec स्क्वायर x। नेक्स्ट है हमारा 5 हो गया, 6 देखते हैं y इक्वल टू कितना है tan x, कितना है बेटा tan x, तो इसका डिफरेंशिएट कितना होगा अगर मैं देख लूं तो dy ओवर dx tan x, इसका डिफरेंशिएट होता है ऑलवेज sec स्क्वायर x। याद रखना बच्चों, ये क्या होगा इसका डिफरेंशिएट sec स्क्वायर
x होगा, अगर y इक्वल टू x दे रखा है तो इसका डिफरेंशियल कितना होगा, ऑलवेज 1। y इक्वल टू कितना दे रखा है 7 का, देखते हैं y इक्वल टू x दिया है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा dy ओवर dx x, तो कितना हो जाएगा 1, क्या होगा 1। क्लियर। इसके बाद यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। हम तो बच्चों देखते हैं डायमेंशन एनालिसिस को पढ़ने से पहले हमने डिफरेंशिएट देख लिया था, तो डिफरेंशिएट के कुछ फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम इंटीग्रेशन देखते हैं। इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट होता है किसका, डिफरेंशिएट का होता है। क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। वो अगर हम जैसे यहाँ पर डेरिवेशन पार्ट आएगा और यहाँ पर मुझे लगेगा कि यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, तो वहाँ पर हम उसे समझा के चलेंगे। ठीक है बेटे। अब देखते हैं, आपने 9th में पढ़ा होगा यूनिट्स। क्या पढ़ा होगा, यूनिट्स। डायमेंशन को समझने से पहले यूनिट्स के बारे में देख लेते हैं। तो यूनिट्स पढ़ा होगा आपने 9th में, यूनिट सिस्टम देखा बेटा, यूनिट सिस्टम। तो यूनिट सिस्टम क्या होता है, तो ये देख लेते हैं एक बार। देखो 9th में 10th में अब थोड़ा बहुत, अब आगे आप 11th में, तो 11th का ब्रॉड पढ़ना है, उसका एप्लीकेशन पढ़ना है। वैसे यूनिट्स को लेकर हमको डायमेंशन एनालिसिस पढ़ना है। ठीक है। तो यूनिट्स क्या होता है, अगर मैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करूँ तो पहले तो हम क्वांटिटीज के बारे में पढ़े। इससे पहले कि फंडामेंटल क्वांटिटीज और कौन सी क्वांटिटीज बेटा, फंडामेंटल, और वहीं पर हमारे पास आ जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स, अगर मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करूँ तो कितने टाइप्स की होती है बच्चों, अभी 5 सेकेंड। तो कितने टाइप्स की होती है, फंडामेंटल यूनिट्स होती है मेरी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करें तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने टाइप की होती है बेटा, ये होती है 7 टाइप्स की। कितने बेटा, 7 टाइप्स की। कौन कौन से होते हैं देखा, नेम ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज की अगर बात करें, फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने टाइप की होती है बेटा, 7 टाइप्स की होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर 7 टाइप्स बेटा, 7। ठीक है, कितना होती है बेटा, आर 7 टाइप्स। अगर बात करें तो 7 टाइप्स की होगी, तो कौन कौन सी होंगी वो देखना है। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, तो वो कौन कौन सी होंगी, वो होंगी मेरी फर्स्ट क्वांटिटी की बात करें तो पहला आता है लेंथ। क्या होता है, लेंथ। पहला होगा लेंथ। दूसरा क्या होगा बेटा, मास। ठीक है। तीसरा क्या होगा बेटा, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया। कितना होगा, तीसरा क्या होगा, टाइम। ये आपका याद कर लेना। ये कैसी क्वांटिटी होती है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती है। कैसी होती है, इंडिपेंडेंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और बेटा इलेक्ट्रिक करंट 5 होगी मेरी। थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर, अगर मैं बात करें टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और साथ में क्या हो बेटा, लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। क्या होगा साथ में, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। अगर ये तो मेरी क्या हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात हो गई। इसकी हो गई है फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात हो गई। अगर इसकी फंडामेंटल यूनिट्स की बात करें तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखिए, फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट, यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, तो इस लेंथ को किस यूनिट में मेजर किया जा रहा है, किस यूनिट्स में मेजर, कोई लेंथ दे रखी है, मान लीजिए ये वाली लेंथ दे रखी है, इसको मुझे मेजर करना है। क्या करना है, मेजर। तो आप किस में करोगे, या मीटर में करोगे, या सेंटीमीटर में करोगे, या किलोमीटर में करोगे। जैसा जैसा लेंथ होगा वैसे वैसे इसमें यूनिट्स लगाएंगे। अब वो लगाता हुआ कि मीटर में कब करना है, वो कौन से स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करना है, या कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है, या सेंटीमीटर में कब करना है, कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है। तो ये सब हम देखते हैं। पहले इसका अब देखेंगे, इसका यूनिट होगा फंडामेंटल यूनिट। इसको मेजर कर देगा मीटर, इसको कर देगा मीटर,
मीटर, इसमें करेंगे मीटर में करेंगे बेटा, इसको किसमें करेंगे किलोग्राम, इसमें किलोग्राम में करेंगे बेटा, इसको किसमें करेंगे सेकंड, इसमें करेंगे सेकंड में करेंगे, और बेटा इसको जो लेफ्ट साइड करके किसमें करेंगे बेटा बताइएगा, इसको किसमें करेंगे एम्पियर, किसमें करेंगे बेटा एम्पियर, ये होगा मेरा एम्पियर कर देंगे इसे, ये बेटा लर्न करना है आपको, लिख लेना है कॉपी में फर्स्ट पेज पर, बहुत अच्छे से लर्न करना है। इसको करेंगे केल्विन, टेम्परेचर को ऑलमोस्ट केल्विन में ही कर रहे होते हैं, टेम्परेचर में कर देते हैं, जनरली हम केल्विन की बात करेंगे, ठीक है, ये किसमें होगा केल्विन, इसको किसमें करेंगे बेटा मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किसमें करेंगे मोल, इसमें बेटा मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी को किसमें करेंगे प्रेशर, इसको हम इसका यूनिट देंगे तो इसका होता है कैंडेला, क्या होता है कैंडेला, कैंडेला, ठीक है बेटे। अब इसके सिंबल्स की बात कर रहे हैं कि देखो इसके सिंबल्स क्या होंगे, इसका सिंबल्स होगा, सिंबल की बात करें बेटा, सिंबल क्या होंगे इसके, मीटर का सिंबल इसका एम, इसका किलोग्राम का क्या होता है सिंबल केजी, और टाइम का सिंबल अगर देखें तो सेकंड, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं सेकंड, एस ई ठीक है, या एस ए मोल, ठीक है, इसका सिंबल होगा ए, इसका होगा कैलोरी का के, और इसका होगा मोल, ये होगा मोल, मोल, और इसका कैंडेला का सिंबल होगा सी डी, क्या होगा बेटा सी डी, तो देखने वाली सी डी नहीं बेटा स्मॉल सी और ये डी, सी डी फॉर कैंडेला, ये इसके सिंबल्स हो गए, समझ में आया यहाँ तक यूनिट्स। अब देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें आपसे, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होगा, देखो यूनिट्स यहाँ तक मेरा सब कंप्लीट होता है, मैंने आपको बता दी 7 टाइप ऑफ क्या होते हैं, कैसे कैसे क्या कर रहे होते हैं हम लोग। अब इसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट्स को देखते हैं, देखो यूनिट्स को लेकर बड़ी प्रॉब्लम आती थी जब हम 19वीं सेंचुरी से पहले पढ़ रहे थे इसको, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम थी यूनिट्स को लेकर, किसमें मेजर किया है, जैसे जैसे हमारा समय निकलता गया वैसे वैसे हमारी स्टडी में एडवांस होती है, हमारी टेक्नोलॉजी में एडवांस होती है, और हमने नई नई रिसर्च किए और फिर एक पर्टिकुलर सिस्टम हमने बना दिया। फर्स्ट सिस्टम, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अगर हम देखें इस प्रकार से, यहाँ पर देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, ये कहेंगे सर ये तो आप डायमेंशन एनालिसिस में ये क्या पढ़ा रहे हैं, डायमेंशन एनालिसिस को पढ़ाने से पहले सिस्टम ऑफ यूनिट्स को समझें, तभी तो उनको वहाँ से डायमेंशन निकालना सीखेंगे, तो ये पहले हमको पढ़ना है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसी में हमने सारा इंक्लूड कर दिया है, इसी पार्ट में पीछे का देखते चल रहे हैं। यहाँ मुझे लगेगा कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये वाला टॉपिक मैं उसे कराऊंगा, नहीं है तो आप 10th में जो पढ़ के आए हम सारा निकाल देंगे, ठीक है बेटे। अब इधर देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स को, देखते हैं 3 टाइप्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है सिस्टम ऑफ यूनिट्स के, एक में ये सीजीएस लिया, सीजीएस सिस्टम, क्या बेटा सीजीएस सिस्टम, एक हो गया मेरा एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एक मेरा सीजीएस हो गया, एक मेरा एफपीएस सिस्टम हो गया, और तीसरा हो गया मेरा एसआई सिस्टम, क्या हो गया बेटा एसआई सिस्टम, या एन के एस हम इसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं एन के एस हम इसे बोल सकते हैं, एन के एस ए, क्लियर। ये मैंने 3 सिस्टम्स ले लिए हैं, एक हो गया मेरा सीजीएस सिस्टम, दूसरा एफपीएस सिस्टम, फिर एनकेएस सिस्टम, ठीक है बेटा। यहाँ तक हम देखें एसआई को अलग कर दो बेटा, एनकेएस ले लो, ये एनकेएस सिस्टम, ठीक है एनकेएस सिस्टम। फिर अब हम फर्स्ट सिस्टम उठाएं, तो फर्स्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या था कि पहले हम ज्यादातर ऐसे यूज कर रहे थे सीजीएस, फिर आया एफपीएस, फिर आया एनकेएस, फिर आया एसआई। तो देखिएगा अब जनरली हम ज्यादातर यूनिट्स को यूज करते हैं, वो किसको करते हैं एसआई सिस्टम करते हैं। तो ये होगा सर ये 3 सिस्टम कहाँ है, मुझे बता दो ये 3 सिस्टम यूज करने को कर सकते हैं, लेकिन इन 3 सिस्टम को देखो, फर्स्ट सिस्टम उठाते हैं सीजीएस सिस्टम, क्या बेटा सीजीएस सिस्टम। इसमें क्या था कि लेंथ को मेजर कर रहे होते थे किसमें सेंटीमीटर में, किसमें बेटा सेंटीमीटर में, लेंथ को मेजर कर रहे होते थे किसमें बेटा सेंटीमीटर में, इसमें सेंटीमीटर में मेजर कर रहे होते थे।
और इसमें मास को मेजर कर रहे होते थे, किसको, मास को मेजर कर रहे होते थे, यहाँ किसमें, ग्राम, किसमें बेटा, ग्राम, ठीक है। और टाइम को मेजर कर रहे होते थे यहाँ हम किसमें, सेकंड, किसमें बेटा, सेकंड। अब एक बात बताइएगा कि लेकिन सर ये बताइए जब हमारे पास ये सिस्टम था तो हमारे पास FPS की जरूरत क्यों पड़ी, फिर MPS की क्यों आई, फिर ऐसा ही लास्ट में क्यों कर दिया। तो बेटा ऐसा था कि सीजीएस सिस्टम में क्या था, हमारे पास टाइम स्पेंड ज़्यादा था। अगर मैं टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी देखूँ या सॉल्यूशन की कॉम्प्लेक्सिटी देखूँ, आपको मान के चलो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मेजर करना है तो आपने आसानी से सेंटीमीटर में निकाल दिया, तो आपको एरर होने की जो संभावना थी, जो पॉसिबिलिटी थी, वो क्या थी, बहुत ज़्यादा कम थी। इस वाले लेंथ के लिए था। अगर मान के चलो आपको यहाँ से और यहाँ तक का लेंथ मेजर करना है इस फॉर्म में, या आपको 1 किलोमीटर का लेंथ जो है आपको सीजीएस सिस्टम में मेजर करना है, सेंटीमीटर में मेजर करना है, तो वहाँ पर एक देखो टाइम जो हमारा स्पेंड होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, किसमें, सॉल्यूशन करने में, ठीक है बेटा, क्या करने में, सॉल्यूशन करने में। और दूसरी बात है जो सॉल्यूशन में जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी मेरी क्या हो जाती थी, इंक्रीज हो जाती थी, क्या हो जाती थी, इंक्रीज हो जाती थी। पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, मीटर में पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर से फिर उसे मल्टीप्लाई करो, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा हमारा टाइम क्या होता था, स्पेंड होता था। या हमारे पास सॉल्यूशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वहाँ पर क्या थी, बहुत ज़्यादा थी, और एरर होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा थी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए दूसरा सिस्टम आया FPS। थोड़ा एडवांस होते गए तो दूसरा सिस्टम क्या आया मेरे पास, FPS। इस FPS में क्या था कि लेंथ को तो मेजर कर रहे होते थे किसमें, लेंथ को तो मेजर कर रहे होते थे फुट में, किसमें बेटा, फुट में, और मास को मेजर कर रहे होते थे पाउंड में, किसमें बेटा, पाउंड में, और बेटा और टाइम को मेजर कर रहे होते थे किसमें बेटा, टाइम को मेजर कर रहे होते थे हम किसमें, सेकंड में, किसमें बेटे, सेकंड में मेजर कर रहे होते थे। तो इसमें देखिएगा थोड़ा बहुत बड़ा फुट बड़ा लेंथ का, जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता गया है, जैसे जैसे हमने स्टडी की रिसर्च की, तो वैसे वैसे हमारा ये दूसरा सिस्टम आया FPS। तीसरा सिस्टम आया मेरे पास MKS। कितना आया, MKS। यहाँ पर ए लगा देते हैं, MKS ये सिस्टम आया। तो इसमें क्या हुआ, MKS सिस्टम में, MKS सिस्टम में अगर ऐसे देखें MKS, इसमें लेंथ को मेजर कर रहे होते थे किसमें बेटा, मीटर में, किसमें बेटा, मीटर में, किसमें, मीटर में मेजर कर रहे होते थे। कई बार बताइए यहाँ पर मेरा सेंटीमीटर था, यहाँ पर मेरा सेंटीमीटर था, और यहाँ मेरा क्या होगा, मीटर होगा, तो थोड़ा इंक्रीज हुआ। और यहाँ पर उसको मास को मेजर कर रहे होते हैं इस सिस्टम में, किसमें बेटा, केजी, किसमें बेटे, केजी में मेजर कर रहे होते हैं। और यहाँ टाइम को किसमें मेजर कर रहे होते हैं, सेकंड में, किसमें बेटा, सेकंड में। और यहाँ करंट को मेजर करके किसमें, एम्पियर में, किसमें बेटा, एम्पियर में, एम्पियर में, ठीक है। ये किसमें मेजर करेंगे, एम्पियर में मेजर कर रहे होते थे, ठीक है। ये तो मेरे सिस्टम की बात हो गई, किसकी बात हो गई, सिस्टम की बात हो गई। FPS क्या होता है, CGS क्या होता है, MKS क्या होता है, ये एक मेजरमेंट्स की बात हो गई। अब इससे आगे थोड़ा और चलते हैं, जो ये यहाँ तक कंप्लीट होता है आपका, और ये वैल्यूज लिख लेना, मैं लिखा रहा हूं आपको। कुछ बेटा यूनिट्स देख लेते हैं हम लोग। इसमें देखिएगा ऐसे कि ये 1 किलोमीटर में कितना होता है, 10⁻³ मीटर, ठीक बेटे। 1 किलोमीटर जो मेजरमेंट होता है, अगर मैं इसे मीटर में चेंज करूँ कितना होगा, 10⁻³ मीटर। 1 सेंटीमीटर होगा मेरा 10⁻² मीटर, कितना, 10⁻² मीटर। 1 मिलीमीटर होगा कितना, 10⁻³ 1 माइक्रोमीटर में होता है 10⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर, नैनो होगा nm, ठीक है। 1 नैनोमीटर में होगा 10⁻9 मीटर। और 1 एंगस्ट्रॉम, ये ऊपर का 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻9 मीटर। 1 x यूनिट में होता है मेरे पास 10⁻7 मीटर। और 1 फर्मी, 1 एफएम में होगा मेरा 10⁻15 मीटर। अगर मैं थोड़ा और बड़ी यूनिट्स को देखता हूँ कि ये होता है मेरा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, जो हमारे पास सन से अर्थ तक का मेजरमेंट करना है। अब उसे किलोमीटर में तो मेजर नहीं कर सकते, किलोमीटर में मेजर करते ही हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है, इसलिए हम थोड़ा यूनिट्स का साइज बढ़ा देते हैं।
तो ये होता है हमारे पास 1 AU और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जिसका इसमें कितना मीटर होता है 1.496 into 10 to the power 11 मीटर, अप्रॉक्स 1.5 into 10 to the power 11 मीटर होता है। 1 लाइट ईयर की बात करें, 1 लाइट ईयर क्या होता है, जो 1 ईयर में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करे, 1 ईयर में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करती है उसको हम कहते हैं क्या, 1 लाइट ईयर। क्या कहते हैं बेटा, 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर होता है 9.46 into 10 to the power 15 मीटर। ठीक बेटा, अप्रॉक्स भी देख सकते हैं 10 के समथिंग आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1 पार्सेक। 1 पार्सेक में होता है मेरे पास 3.26 लाइट ईयर। अगर इतना 3.26 लाइट ईयर हो जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, 1 पार्सेक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, 1 पार्सेक। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिराइव्ड यूनिट्स। क्या बेटा, डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स की बात करें तो देखो डिराइव्ड यूनिट्स को देखते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स क्या हुआ, डिराइव्ड यूनिट्स को देखते हैं। तो डिराइव्ड यूनिट्स विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से जो भी यूनिट्स हम डिराइव करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, जैसे कि मैंने दिया वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है मेरे पास, वॉल्यूम बराबर फॉर्मूला होता है मेरे पास, वॉल्यूम कुछ क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। मेरे क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। अब एक बात बताइए, ये लेंथ का अगर मैं देखूं यूनिट क्या होगा, एल मीटर, इसका भी मीटर, इसका भी मीटर ही है। तो ये तरीका की लेंथ ही और इसको मेजरमेंट करेंगे, ये तो क्या होगा, लेंथ ही तो है एक तरीके का। ये लेंथ इन दोनों का यूनिट क्या होगा, ये क्या क्वांटिटी हो गई, फंडामेंटल हो गई। अरे फंडामेंटल यूनिट्स हो गई ना, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अब इसकी एडिशन तो मैंने किसका डायमेंशन या किसका यूनिट निकाला, तो वॉल्यूम का यूनिट होगा वो कितना होगा, मीटर क्यूब। कितना होगा, मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब किसकी हेल्प से आया, फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से आया। जो हम फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से क्या कर रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, ड्राइव क्वांटिटी। ये कैसी होती है, डिपेंडेंट क्वांटिटीज होती है। किस पर होती है बेटा, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज पर या फंडामेंटल यूनिट्स पर ये कैसी होती है, डिपेंड होती है। इसलिए डिपेंड क्वांटिटी से बोल सकते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज को क्या बोल सकते हैं, डिपेंड क्वांटिटी। और जो फंडामेंटल और जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल यूनिट्स जो होती है वो कैसी होती है, इंडिपेंडेंट होती है। कैसी होती है, इंडिपेंडेंट, वो किसी पर डिपेंड नहीं होती। क्लियर बच्चों। अब देखिए डायमेंशन की बात करते हैं, यहाँ से थोड़ा डायमेंशन का भी पढ़ लेते हैं कि सर आपने तो दिया है टॉपिक को बताया डायमेंशन के बारे में। ये देखो अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा बहुत डायमेंशन करने। तो डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन एनालिसिस में हम देखते हैं ये किस लिए यूज होता है और डायमेंशन किसे कहेंगे और कैसे कहेंगे। ठीक है ना, बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ा कंसंट्रेशन बना के रखें तो उसको तो डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन की अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो डायमेंशन का डेफिनेशन होता है डायमेंशनल या डायमेंशन का अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख लेना, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, द डायमेंशन of a physical quantity, फिजिकल का मतलब ये बेटा फंडामेंटल ध्यान रखना, फिजिकल क्वांटिटी the dimension of a physical quantity are the power to which the या एक्सपोनेंट भी यहाँ बोल सकते हैं, पावर या एक्सपोनेंट बोल सकते हैं टू which the fundamental unit are raised, which the fundamental units are raised in order to
raised to obtain the drag unit of that quantity. To obtain the drag, obtain the drag unit of that quantity. Obtain the drag unit of that quantity ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया होगा। यूनिट ड्राइव यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटीज, कहने का मतलब क्या है, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर या एक्सपोनेंट टू व्हिच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड order to obtain the drag unit of that quantities. For example, अगर मैं देखिएगा यहाँ पर लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ का डायमेंशन होगा L। बेटा डायमेंशन को हम किसमें नोटेशन में रखते हैं, ये कौन सा मेरा ब्रैकेट में, इसमें क्या करेंगे यूज। तो लेंथ का क्या हो गया L, मास का हो गया बेटा L, क्या हो गया L, और बेटा टाइम का हो गया मेरे पास, टाइम का हो गया T, क्या हो गया T। ये मेरे पास क्या डायमेंशन हो गए। हम लेंथ का डायमेंशन जो होगा, लेंथ का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा मेरे पास, लेंथ का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा L होगा, मास का क्या होगा M होगा, टाइम का क्या होगा बेटा T होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं सबको एक साथ लिख देता हूँ, मान लेता हूँ कि इसका यूनिट है A, क्या है, इसका यूनिट B, इसका यूनिट C। तो अगर मैं इसे डायमेंशन फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो मैं इसका लिख सकता हूँ NA FB और TC, इसका ये क्या होगा डायमेंशन, ठीक है। यहाँ तक हम देख लेते हैं। अब इसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूले और देखते हैं। एरिया का क्या होता है, एरिया का डायमेंशन, एरिया बराबर क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ये होता है L इनटू B, ये होता है बेटा। और लेंथ को किसने, इसका लेंथ का डायमेंशन क्या होगा मेरे पास L होगा, तो L इनटू ब्रेथ का भी क्या होगा L होगा, तो कितना हो जाएगा, ये कितना होगा बेटा L। अगर मैं एरिया का डायमेंशन की बात करूँ तो कितना होगा L टू द पावर 2, तो इसका ये डायमेंशन हो जाएगा L टू द पावर 2। और इसके यूनिट की बात करें, डायमेंशन की हेल्प से हम यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो लेंथ का ये आ गया, तो लेंथ को किससे मेजर करते हैं मीटर में, तो मीटर, और इसका पावर कितना चला हुआ है 2 मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, क्या हो गया बेटा यूनिट हो गया। डायमेंशन की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ये ओवरव्यू था। नेक्स्ट पार्ट हम लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे बच्चों। थैंक यू क्लास। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम जसवंत चौधरी। हमने पीछे डायमेंशन के बारे में बताया था, डायमेंशन क्या होता है, किसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं और इसके क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, आज हम इस वीडियो में बताएंगे। कुछ देख लेते हैं इसके लिए। रिमेनिंग पार्ट रहेगा था हमारा जिसका डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। मेरे पास कुछ होती तो सबका हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेंगे, लेकिन कुछ मैंने क्वांटिटीज लिखे हैं उनके डायमेंशन फॉर्मूला कैसे कैसे आपको निकालना है वो हम इसमें आपको बता देते हैं बेटे। इसमें देखिएगा इस प्रकार से डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। ये यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट अगर देखें डेंसिटी, क्या देगा बेटा डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल टू होता है हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम ये वाला। तो मास का किसमें मेजरमेंट कर रहे होते हैं, मास क्या है m, तो इसका डायमेंशन क्या होता है m होता है, और वॉल्यूम का क्या होता है बेटा n। तो L क्यू हमने निकाल लिया था वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम इक्वल टू L क्यू कैसे आया मैंने कल भी पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। ये वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट, ये होता है बेटा
लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, तो इसका मेजरमेंट किसमें एल, इसका लेंथ, ये भी क्या एल, तो एल इंटू कितना हो गया, सेम बेस पर पावर ऐड हो जाती है, तो सेम बेस पर पावर ऐड होती है तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास एल क्यू, तो वॉल्यूम का क्या निकल जाएगा एल क्यू। एल क्यू निकलने के बाद आप देखिएगा कि इसमें यहाँ पर एल क्यू मेरे पास आ गया, तो कितना आ गया एम अपॉन एल क्यू, यहाँ पर पुट किया तो कितना एल को ऊपर ले जाएंगे तो पावर किसमें चले जाएगी माइनस में, तो कितना हो जाएगा एम एल माइनस 3, तो इसके डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा एम एल माइनस 3, तो इसका यूनिट की बात करें तो केजी मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब इसका क्या होगा यूनिट होगा, ठीक है बेटे। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या और स्पीड का भी सेम होगा, स्पीड क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, लेकिन यहाँ वेलोसिटी की बात हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट लेंथ होता है एक टाइप का भाई, अगर आप किसी भी चीज को डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट करोगे तो उसका लेंथ का मेजरमेंट करोगे तो एल अपॉन टी, तो एल टी माइनस 1 तो मीटर पर सेकंड, इसका ये इसका यूनिट हो गया बेटा। एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का क्या निकला मेरे पास, वेलोसिटी का निकला एल टी माइनस 1, तो पुट किया मैंने एल टी माइनस 1 और टाइम का क्या हो गया टी हो गया, तो ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा माइनस में, तो एल टी माइनस 2, फिर इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, दैट इज मास का क्या होगा एम, एक्सेलरेशन का क्या होगा अभी निकाले थे एक्सेलरेशन का टी माइनस 2, तो मल्टीप्लाई बाय एम इंटू टी माइनस 2, तो इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा एम बाई टी माइनस 2, तो इसका यूनिट का बात करें तो केजी पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन में हम इसका यूनिट बोल देते हैं, ठीक है बेटे। लीनियर मोमेंटम की अगर बात करें तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा मास इनटू वेलोसिटी, तो मास क्या है मेरे पास मास एम, वेलोसिटी का मैं निकाल चुका हूं पर बेटा वेलोसिटी का ये निकला हुआ है एल टी माइनस 1, तो कितना होगा एम एल टी माइनस 1, इसका यूनिट क्या हो जाएगा मेरे पास केजी मीटर पर सेकंड, बेटा क्या होगा केजी मीटर पर सेकंड। ऐसे ही मेरे पास यहाँ से निकाल दिया प्रेशर का क्या होगा फोर्स अपॉन एरिया, आप लोगों ने पढ़ा होगा फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस 2, तो एरिया का क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, अगर लेंथ इंटू ब्रेथ हो तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा एल इंटू, तो एल इंटू एल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, तो इसका यूनिट का अगर बात करें तो कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से मैंने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लिखी थी, उनका डायमेंशन फॉर्मूला लिखा था, और ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं आपको देख लेना है, मैं बता रहा हूँ अभी। इसमें देख सकते हैं आप ये दे रखा है इसमें वर्क का है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एम एल माइनस 2 इंटू एल, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और इसका यूनिट हो जाएगा केजी, ये दे रखा है बगल में बेटा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा। ऐसे ही इसका एक्सीलरेशन का है, पावर का है, लीनियर मोमेंटम का है, इसके बाद प्रेशर का भी हो गया, मूवमेंट ऑफ फोर्स का हो गया, ये सारे डायमेंशन फॉर्मूले दे रखे हैं, आप इसे देख लीजिएगा और यहाँ से इसे लर्न कर लीजिएगा बेटा। ये सरफेस टेंशन का होता है फोर्स अपॉन लेंथ, तो इसका डायमेंशन होगा एम एल 0 टी माइनस 2 ये वाला, ठीक है। इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटे। अब इसके बाद ये होगा वेलोसिटी का, वेलोसिटी ग्रेडियंट ये रहा बेटा, वेलोसिटी ग्रेडियंट का ये हो गया, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का ये हो गया बेटा डायमेंशन फॉर्मूला। ये क्या होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का, यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा मेरा, ये इसका यूनिट हो जाएगा ये वाला। अब इसके बाद ये और भी दे रखे हैं, इधर देखिएगा ये दे रखा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का दिया हुआ है, इसमें वर्क अपॉन मास, ऐसे यहाँ से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का दिया हुआ है, इसमें डायमेंशन फॉर्मूले दिए हुए हैं, आप इसे लर्न कर लीजिएगा बच्चों, और ये यहाँ से इसका यूनिट भी दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटीज, जो क्वांटिटीज है उसका क्लासिफिकेशन या डायमेंशन क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। डायमेंशन का क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से क्या है, सिर्फ जनरली अगर हम देखें जैसे 4 टाइप्स में क्या कर दिया है डिवाइड कर दिया है बेटा, 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। तो 4 टाइप्स कौन से हैं वो देखते हैं बेटे। तो 4 टाइप्स हैं, फर्स्ट इज डायमेंशन वेरिएबल, सेकंड इज नॉन डायमेंशन वेरिएबल, थर्ड इज डायमेंशनल कांस्टेंट, और फोर्थ इज ये होगा मेरा नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है ना। डायमेंशनल वेरिएबल में देखते हैं दिस इक्वेशन पॉसेस डायमेंशन एंड आर लायबल टू वेरिएशंस। कैसे ना दिस क्वांटिटीज इक्वेशन है, दिस क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जो कि लायबल और क्या हो वेरिएशन हो, उसमें वेरिएशन का मतलब वो फिक्स नहीं हो, जैसे कि फोर्स है, वेलोसिटी है, वर्क है,
और यहाँ पर ये मेरे साथ और भी और सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं। अब इधर देखते हैं बेटा नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स में क्या देखेंगे, दीज क्वांटिटीज डू नॉट हैव डायमेंशन। डू नॉट हैव डायमेंशन का मतलब क्या है, ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास क्या ना हो, डायमेंशन नहीं हो, उसका क्या नहीं हो, डायमेंशन नहीं हो, लेकिन वो कैसे हो, वेरी लायबल टू वेरिएशन हो। कैसा हो, वेरिएशन। जैसे कि स्ट्रेन का अगर मैं डायमेंशन निकालता हूं तो ये कैसी क्वांटिटी होती है, मेरी डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है बेटा, थर्ड इज डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट का क्या है, दिस क्वांटिटीज पॉसेस डायमेंशनल बट आर नॉट लायबल। ठीक है बेटा, बट नॉट आर नॉट लायबल। ठीक है बेटे, जैसे टू वैल्यूएशन, लेकिन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल प्लैंक कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है बेटे, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट में क्या करोगे, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट में क्या होता है, जो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती है ना, इनका वो डायमेंशन ही नहीं है, उसको बोलते हैं नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्योर नंबर, जैसे प्योर नंबर में हमने ले लिया, यहाँ पर लिया है प्योर नंबर, ले लिया 1 2 3, क्या इसका डायमेंशन होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से क्या है, प्रीफिक्स है, और क्या है, नॉन डायमेंशनल। कैसे है, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट है हमारा पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब देखो होमोजेनिटी तो आप लोगों को पता ही है कि मैंने एक LHS लिया और एक RHS लिया, दो टर्म्स को लेकर चलता हूं और उनकी पावर सेम है। क्या है, सेम है, तो मैं कह दूंगा वो क्या है, होमोजेनियस है। कैसा है, होमोजेनियस है। तो वहीं से मेरा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी निकलता है कि एवरी इक्वेशन relating physical quantities must be डायमेंशनली होमोजेनियस। जो उसका फिजिकल क्वांटिटीज ले रहा हूँ उसका अगर डायमेंशंस की अगर पावर की बात करूँ तो उनकी पावर्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो मैं कहता हूँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। एक्चुअली में क्या, फॉर एग्जांपल क्यू मान के चलो, क्वांटिटी मैंने क्वांटिटी क्यू मान ली और दो क्वांटिटी मान ली W और प्लस एक्स, इसका कुछ रहा होगा, इसका पावर 1, इसका भी पावर 1, इसका नहीं ऐड नहीं करना है दोनों को, इसका 1 इसका 1, तो इसका भी पावर कितना है 1। तो क्या ये होमोजेनियस का प्रिंसिपल को होल्ड कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, होमोजेनियस के प्रिंसिपल को होल्ड कर रहा है। अगर इसका पावर यहाँ 2 होता और इसका दोनों का 1 1 होता तो ये होमोजेनियस की पावर देखो, तो ये प्रिंसिपल को होल्ड नहीं करता। क्लियर बच्चों, यहाँ तक हमारा होमोजेनियस का कंप्लीट होता है। अब देख लेते हैं हम थोड़ा बहुत उसका, इसका क्लास यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन को अगर देखें तो यूजेस कहाँ है डायमेंशनल इक्वेशंस के, ये देखिएगा। तो फर्स्ट यूज क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट नोट लगाइएगा, यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसका बेटा, डायमेंशनल इक्वेशन का है, डायमेंशन का कहाँ पर इसका एप्लीकेशन है, कहाँ हम इसका यूज कर रहे होते हैं, वो लिखो पहले। टू कन्वर्ट यूनिट्स, यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। देखो फर्स्ट यूज कहाँ करेंगे इसका, फर्स्ट यूज करते हैं बेटा, टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ वन सिस्टम टू इनटू अदर सिस्टम। टू कन्वर्ट यूनिट, टू कन्वर्ट यूनिट, देखो बेटा नोट लगा के, टू कन्वर्ट यूनिट of one system into other system, या into the unit of other system। कैसे भी कर सकते हैं, into the unit of other system। क्या बेटा, other system। ऐसे देखिएगा, इसका फर्स्ट एप्लीकेशन देखने को मिलता है डायमेंशन का, कि हमें कोई यूनिट दे रखा है, उसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूज करना है। कहने का मतलब अगर कोई CGS में दे रखा है तो उसे MPS में सिस्टम में यूज कर रहा होगा, या MPS में दे रखा है तो FPS में कर सकता हूँ, FPS में दे रखा है तो CGS में कर सकता हूँ। ठीक है, इसकी हेल्प से, डायमेंशंस की हेल्प से। तो मान लेता हूँ दो क्वांटिटी लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मान लो P कोई मैंने फिजिकल क्वांटिटी मान लिया और टू डिफरेंट सिस्टम मान लिया। कोई मैंने लेट P, देखते हैं बेटा कैसे चेंज होता है। P इज अ फिजिकल
क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट की अगर बात करूं तो सिस्टम में यूनिट का मुझे चेंज करना है n1 एंड n2 मेरा दो यूनिट मान लो एंड n1 एंड n2 इन टू डिफरेंट सिस्टम एंड n1 एंड n2 टू डिफरेंट सिस्टम। क्या बेटा? डिफरेंट सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम। तो मैं क्या लिख रहा हूं, P इक्वल टू n1 इक्वल टू n2 क्वांटिटी यूअल रहेगा इसके साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसके लिए n1 के लिए यहाँ पर u1 कंसीडर कर लेता हूँ, दूसरी क्वांटिटी इक्वल टू n2 के लिए u2 कंसीडर कर लिया। ये मेरे पास P इक्वल टू n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ये क्या है कि मान के चलो n1 मेरा MKS में है और n2 मेरा CGS में है। तो यहां से देख लेते हैं बेटा। अब मान लेता हूं उसका डायमेंशन मान लिया मैंने n1 का या u1 का डायमेंशन मान लेता हूं मैं। u1 का डायमेंशन मान लिया mi, इस u1 का डायमेंशन मान लो। लेट डायमेंशन ऑफ u1 इज m टू द पावर a, l टू द पावर b और t टू द पावर c मान लिया। क्या मान लिया? m टू द पावर a, b टू द l टू द पावर b और t टू द पावर c। ये अननोन है। क्या बेटा? ये अननोन है, मुझे इसका वैल्यू नहीं पता है। तो देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा। p इक्वल टू n1 डायमेंशन पुट कर देते हैं सीधे, m टू द पावर a, l टू द पावर b और t टू द पावर c। ये डायमेंशन पुट किया n1 का। ऐसे ही l2 का मान लिया यहाँ पर m1 L1 T1, m1 L1 T1। तो फर्स्ट के लिए होगा। ऐसे ही सेम एज के लिए कर लेंगे p n2 के लिए। इसकी बेटा p n2 के लिए कर लेंगे। तो p n2 के लिए कितना हो जाएगा? n2 टू द पावर a, l2 टू द पावर b और t2 टू द पावर c। ये इसके लिए डायमेंशन आएगा भाई। अब देखो ये तीनों बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मैंने ऊपर निकाली थी, उसके अकॉर्डिंग क्या है? n1 u1 इक्वल टू n2 u2 दिया हुआ है। तो दोनों को इक्वल रख दीजिए भैया, इक्वल रख दीजिएगा। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा n1 m1 l1 t1 a b c is equal to n2 m2 l2 and t2 to the power a, l to the power b and t to the power c। ये दोनों इक्वल रखते हैं। तो यहाँ से n1 का वैल्यू क्या हो जाएगा भैया? अगर देखिएगा n1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? n1 इक्वल टू, अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो m2 अपॉन m1 टू द पावर a, l2 अपॉन l1 टू द पावर b और ये हो जाएगा मेरा t2 अपॉन t1 टू द पावर c। ये आ जाएगा। तो यहां से abc मेरा क्या है? अननोन पावर है। कैसी है? अननोन पावर है। अब यहां से ये मेरा निकल के आ गया और यहीं से मैं, ये मेरा क्या है? मेन फॉर्मूला। अब इसकी हेल्प से मैं किसी भी सिस्टम को, एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में क्या कर सकता हूं? चेंज कर सकता हूं। देखो फॉर एग्जांपल अब ले लेते हैं कि जैसे फोर्स है। फोर्स क्या है? एक इसका ऐसा सिस्टम में यूनिट कितना होता है फोर्स का? न्यूटन। और सीरियस सिस्टम में कितना होता है? डायन होता है। अगर मैं बात करूं तो 1 न्यूटन में कितना होता है? 10 टू द पावर 5 डायन होता है। यहां तक ये नोट कर लिया। अब देख लेते हैं बेटा कि अब मैं फॉर एग्जांपल फोर्स को ले रहा हूं। फोर्स लिया मैंने, ये मैंने फोर्स ले लिया। अब फोर्स को मुझे एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? फोर्स मेरी क्वांटिटी ले ली। अब इसको मुझे एसआई से किस में चेंज करना है? चेंज इनटू सीजीएस सिस्टम में चेंज करना है। कैसे करना है? सीजीएस सिस्टम में चेंज करना है। क्या करना है बेटा? सीजीएस में। देखो फोर्स का एसआई में कितना होता है? जितना न्यूटन, 1 न्यूटन में कितना डायन होता है? 10 टू द पावर 5 डायन होता है। इतना ही तो होता है बेटा। ये मेरा एसआई हो गया। ये किसमें है? एसआई सिस्टम में है। और ये किसमें? मेरा सीजीएस सिस्टम में है। तो मुझे एसआई से सीजीएस में
कन्वर्ट करना है, मतलब कहने का कि न्यूटन को किसमें कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट कन्वर्ट करना है, या मुझे ये प्रूव करना है। तो मैं किसके हेल्प से करूंगा, वही फर्स्ट एप्लीकेशन की से। तो मान लेता हूं, तो इसका यूनिट क्या होता है, साइड ऐसा में डायमेंशन क्या होता है इसका कि n1 मैंने यहां मान लिया n1, ये मान लिया, इसका डायमेंशन क्या होगा बेटा, फोर्स का ये बताया था ml-1 t-2, यही होता है भाई, अरे यही होता है डायमेंशन। दोनों क्वांटिटीज की डायमेंशन को पहले लिखो, तो कितना होगा ml-t-2 होता है, n1 के लिए बात हो रही तो m1 n1 t1 इक्वल टू ये कितना होगा, यहाँ n2 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ बेटा, n2। अदर क्वांटिटीज में मान लो डायमेंशन n2 l2 t-2, तो यहाँ पर -2 लगाया, यहाँ -1 और ये तो 1 चले जाए, तो बेटा दोनों को मैंने क्या रख दिया, इक्वल रख दिया। क्लियर बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, देख लेना, याद रखना ये किस में है, एस आई में चल रहा है, ये किस में है, सीजीएस में चल रहा है, ये सीजीएस में चल रहा है, ये एस आई में चल रहा है। तो n1 इक्वल टू उसी की हेल्प से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, n2, ये हो जाएगा बेटा मेरे पास n2 m2 अपॉन m1 की पावर बेटा कितना 1, L2 अपॉन L1 की पावर कितना बेटा -1, देखना, और ये कितना हो जाएगा T2 अपॉन T1 टू दी पावर कितना बेटा -2, कितना -2। तो ऐसे हो जाएगा सेम। क्लियर बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा बेटा। अब देखते हैं, या जस्ट अपोजिट कर लो, अब इसका करना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से n2 का वैल्यू निकालेंगे, तो n2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि मुझे किस में चेंज करना है, सीजीएस में तो चेंज करना है, एसआई से सीजीएस में चेंज करना है। तो n2 कितना हो जाएगा, n2 इक्वल टू n1, n2 इक्वल टू n1, तो m1 अपॉन जस्ट अपोजिट कर दो n2 टू दी पावर 1, l1 अपॉन l2 टू दी पावर -1, और ये हो जाएगा t1 अपॉन t2 टू दी पावर -2। ये ऐसे n2 तो निकालना था मुझे सीजीएस में, मैंने ऊपर वाले में आपको फॉर्मूला लगा के दिखाया, तो नीचे वाले मुझे n2 निकालना है। भाई देखो एसआई में मान लेता हूँ इसको n1 और सीजीएस में मान लेता हूँ इसे n2, तो मुझे n2 में कन्वर्ट करना है एसआई से। तो देखिएगा यहाँ से n2 मैंने सेपरेट कर लिया भैया। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं, तो देखो n1 मान लेता हूँ 1, क्या मान लेता हूँ 1, भाई एक कांस्टेंट वाला 1 ही, एक ऐसा है जिससे मल्टीप्लाई करने का कोई फैक्टर नहीं पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा अपने यहाँ से, तो n2 इक्वल टू 1, ये हो जाएगा मेरे पास m1 अपॉन n2 l1 अपॉन l2 की पावर -1, और बेटा ये हो जाएगा t1 अपॉन t2 टू दी पावर -2। बच्चों यहाँ पर हो गया, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व क्या करना है, मान लगेगा कि m1 l1 और m2 m1 l1 t1 ये किसमें है, मेरा एसआई में दिया हुआ है। भाई ये देखो एसआई में मान के चला था, तो ये किसका डायमेंशन होता है, मास का। तो मास का एसआई मेजरमेंट क्या कर रहे होते हैं, केजी में कर रहे होते हैं भैया, तो यहाँ लिख देंगे केजी। और सीजीएस में किसमें कर रहे होते हैं, ग्राम में, किसमें ग्राम में कर रहे होते हैं। तो इसे ऐसे लिख लिया, देखना बच्चों एकदम क्लियर समझ में आएगा। ये मैंने ऐसे लिख लिया, और यहाँ लेंथ को यहाँ किसमें मेजर कर रहे होते हैं, मीटर, यहाँ किसमें करेंगे L2 को सेंटीमीटर में, तो इसकी पावर -1, ठीक है भाई। और टाइम को किसमें, वही अपना सेकंड अपॉन सेकंड टू दी पावर -2। इसे सॉल्व कर लो भाई, इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, सेम सबको सॉल्व करना है। देखो इस क्वांटिटीज को इक्वल करना है, तो कितना होगा, मैं जानता हूं कि 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। अरे भैया 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं नहीं, तो 1 केजी में 1000 ग्राम लिख सकता हूं। तो यहाँ 1010 टू दी पावर 3 ग्राम, ठीक है भैया, यहाँ तक क्लियर। 1 मीटर में कितना होता है बेटा, 100 सेंटीमीटर होता है, 10 टू दी पावर 2, कितना 10 टू दी पावर 2 अपॉन सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब यहाँ पे इधर देखते हैं, सेकंड का तो सेकंड में ही रहेगा, सेम है, इसमें तो कोई चेंज नहीं होना है, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करते हैं आगे, तो
इसे सॉल्व करते करते पहुंच जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये कितना हो गया फिनिश। तो कितना बचा 10 to the power 3 into 10 to the power 2 into 1, तो कितना हो गया 10 to the power 5 9, कितना हो गया 10 to the power 5 9। और यही प्रूव मुझे करना था। तो जो n2 जो आया वो कितना है 10 to the power 5 9, यानी का मतलब कि यहाँ मैं n1 मान के चलाता अगर 1 न्यूटन, तो ये कितना आ जाएगा n2 कितना आ जाएगा 10 to the power 5 9। और आ गया बेटा, ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इसका यूज करते हैं। क्लियर बच्चों, बहुत अच्छे। नेक्स्ट है बेटा इसका नेक्स्ट पॉइंट है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन का करेक्टनेस मतलब ये इक्वेशन सही है या गलत है, कोई भी हमने इक्वेशन निकाली प्रैक्टिकल करके, तो उसको अगर हमको करेक्टनेस उसकी जांच करनी है या पता करना है कि वो सही है या गलत है, तो उसके लिए हम डायमेंशन यूज कर रहे होते हैं। वो डायमेंशन क्या बताती है, उस इक्वेशन की करेक्टनेस को बताती है। क्या बताती है, करेक्टनेस को बताती है। कोई इक्वेशन दी, तो सपोज दैट मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन दी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, ये दिया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर और इसका होता है mgh। मैंने कहा ये जो रिलेशन दिया क्या वो सही है या गलत है, तो इसकी मतलब मुझे जांच करने के लिए, करेक्टनेस पता करने के लिए मैं इसका यूज करता हूँ डायमेंशन का। किसका, डायमेंशन फॉर्मूला का। तो सीधी सी बात है, इन दोनों का डायमेंशन लिख लीजिए। पहले इसका डायमेंशन लिख लेते हैं। इसका डायमेंशन क्या होगा बच्चों, देखो 1/2 तो भूल जाएंगे। 1/2 तो क्या है मेरा कांस्टेंट डायमेंशन। ये क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट वैल्यू का कोई डायमेंशन नहीं होता, वो तो डायमेंशन लेस होती है। और यहाँ पर मास और ये वेलोसिटी दिया है, या मास और ग्रेविटी और हाइट दिया है। तो मास का डायमेंशन क्या होगा बताइएगा, m इधर की साइड में, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी का अगर आप डायमेंशन निकालेंगे तो कितना होगा lt-1 भाई। वेलोसिटी का क्या होता है lt-1 होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इक्वल टू इसका क्या होगा m, और ग्रेविटी का डायमेंशन क्या होगा ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन तुम जानते हो g का lt-2 होता है। एक्सेलरेशन की बात होगी तो ग्रेविटी जनरेट है एक्सेलरेशन में, तो lt-2। और हाइट का क्या होगा भैया, हाइट का निकालेंगे बच्चों, हाइट का होगा l। क्या होगा भाई, l। क्लियर, क्या होगा l होगा, हाइट का l होगा। इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा m l स्क्वायर t-2, ये होगा इसका। अब इसका क्या होगा करेक्टनेस निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा m, एक l ले रहा एक l ले रहा, तो l स्क्वायर t-2। और एक बताइए दोनों का डायमेंशन क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। कहने का मतलब RHS इज इक्वल टू LHS। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब ये कैसा है रिलेशन, जो मैंने इक्वेशन दिया वो क्या एकदम करेक्ट है। क्या है बेटा, करेक्ट है। इसका करेक्टनेस पता करने के लिए डायमेंशन का यूज कर रहे होते हैं। सेकंड एप्लीकेशन मेरा क्लियर होता है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन कहां पर है, टू एस्टैब्लिश द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। कहने का मतलब कि यहां से मुझे फॉर्मूला जनरेट भी कर सकता हूं। तो कोई नया फॉर्मूला, तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ली, अलग अलग क्वांटिटीज ली, तो उन क्वांटिटीज को लेकर मैं एक सही सिस्टम में रखता हूं, तो मैं यहाँ से इसके हेल्प से फॉर्मूला भी जनरेट कर सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। कोई सिंपल पेंडुलम है मेरा, इस प्रकार से यहाँ पर बना होगा बेटा, बच्चे से देखना। और सुंदर सिंपल पेंडुलम बना रहे हैं आप, आपके लिए लाए हैं मार्केट से। ये मेरा क्या है, ये मेरी थ्रेड है। क्या है, थ्रेड। ये क्या है बेटा, थ्रेड। थ्रेड, ये क्या मेरी बॉब है बेटा, ये मेरी बॉब है। ये मेरा थ्रेड हो गया, ये मेरी बॉब हो गई है। अब इसका टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है, टाइम पीरियड। ये ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे, यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ तक, यहाँ गया, फिर यहाँ आया। ठीक है, इस पॉइंट से गया। ठीक है, ऐसे ऐसे ये मूव कर रही है। तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, ये बॉब है, इस बॉब का मास मान लिया मैंने m। क्या मान लिया m, थ्रेड की लंबाई मान ली मैंने क्या, l मान ली। अब ये बॉब ऐसे ऐसे मूव कर रही है ड्यू टू एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन मान लिया मैंने क्या, अगर मैं a की बात करूँ तो मान लिया मैंने a। क्या मान लिया, g मान लिया। क्या मान लिया, ड्यू टू एक्सेलरेशन ग्रेविटी। क्या बेटा, ग्रेविटी की बात करें तो g मान लिया। तो क्या है कि मास ऑफ द बॉब स्मॉल m, लेंथ ऑफ द थ्रेड स्मॉल l, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज स्मॉल g। तो इसका टाइम पीरियड निकालना है।
क्या निकालना है, tan थीटा निकालना। तो t इज इनवर्सली या डायरेक्टली, बताइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m टू द पावर a, इसका मान लेना टाइम लेना m टू द पावर a और b टू द l टू द पावर b एंड g टू द पावर c मान लिया। क्या मान लिया, c मान लिया भाई, यहां तक बहुत अच्छे। अब इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन में उठाने के लिए क्या लेता हूं मैं, कांस्टेंट लेता हूं। तो t इक्वल टू k मैंने कोई कांस्टेंट मान लिया, तो वही अपना पुराना m टू द पावर a l टू द पावर b एंड g टू द पावर c, ये कंसीडर कर लेते हैं बेटा। अब इसके बाद इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसे सॉल्व करने के बाद क्या आया, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर दो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर करेंगे तो इसका डायमेंशन लिख लेते हैं बेटा, डायमेंशन लिख लेते हैं यहाँ पर। तो डायमेंशन लिखेंगे तो यहाँ डायमेंशन हो जाएगा भाई, ये हो गया मेरा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं। तो डायमेंशन होगा t इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, k m की डायमेंशन मास की m बेटा लेंथ क्या होगी l, इसकी पावर b चल रही है, और ग्रेविटी की क्या होगी, एक्सेलरेशन lt माइनस 2, lt माइनस 2, lt माइनस 2 की पावर c, ये ऐसे बेटा है, ठीक है। इसका डायमेंशन टाइम पीरियड का देख लेते हैं कितना होगा, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 और t टू द पावर 1, ठीक है भाई। दोनों का डायमेंशन लिख लिया मैंने, ठीक, m टू द पावर a और l टू द पावर b एंड t टू द पावर l t टू द पावर माइनस 2 द पावर कितना होगा, c। इसे सॉल्व कर लो भाई, इसे सॉल्व करोगे तो यहां से वैल्यूज को क्लियर कर लो पहले। तो वैल्यू को यहां से क्लियर करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, अल्लाह वो इधर देखिए ना बच्चों, इधर देखो, इसे सॉल्व करो तो देखो k m टू द पावर a l टू द पावर b, इसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो l टू द पावर c और t टू द पावर माइनस 2c, ये होगा। इसे और सॉल्व करते हैं अंदर बेटा, सेम बेस पर पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई केस में। तो m टू द पावर a l टू द पावर b प्लस c और t टू द पावर कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 2c। सेम बेस पर पावर ऐड, सेम बेस पर पावर ऐड, बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो सेम बेस पावर इज ऐड। तो कितना होगा, m टू द पावर a l टू द पावर 0 और ये भी 0, t टू द पावर 1। देखो ये m कितना है, सेम बेस सेम हो, इक्वल में तो उसकी पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो a बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, 0, b बराबर b प्लस c बराबर कितना निकलेगा, 0, b प्लस c बराबर भी 0 और माइनस 2c बराबर कितना होगा, माइनस 2c इक्वल टू 1, क्या होगा 1। पावर्स को मैंने इक्वल कर दिया बच्चों, और यहाँ के बाद इसे सॉल्व कर दीजिएगा। तो a इक्वल टू 0 तो c इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 1/2 और b इक्वल टू 1/2। तो c इक्वल टू कितना आ गया, a बराबर 0, a का वैल्यू कहाँ पुट करना है, तो यहाँ से देख लीजिएगा, ये पुट करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2c का वैल्यू, c का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से c का वैल्यू निकालोगे डायरेक्टली भैया, तो c का वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो a इक्वल टू 0 तो c इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा 1/2 और इस 1/2 को उठाकर कहाँ पर कर दूँ, यहाँ b प्लस c में, तो c b पर कितना हो जाएगा माइनस 1/2। तो ये इसकी वैल्यूज आ गई, किसकी, पावर्स की, इसकी आ गई बेटा पावर्स की वैल्यूज आ गई। और इस पावर्स की वैल्यूज को कहाँ रख दो आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो, फटाफट पुट कर दीजिएगा। k इक्वल टू कितना भाई, यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, t इक्वल टू क्या मान के चाहता है, m की पावर a और b की पावर कितना, l की पावर कितना b और g की पावर कितना माना था मैंने c। तो देखो m की पावर a का वैल्यू 0 आ रहा है भैया, a का वैल्यू 0 आ रहा है, तो c का वैल्यू कितना आ रहा है, c का वैल्यू आ रहा है मेरे पास भाई 1/2, m की पावर कितना आ जाएगा -1/2 आ रहा है, d का वैल्यू -1/2 आ रहा है, ठीक वेरी गुड। तो g का वैल्यू कितना आ रहा है, c का वैल्यू 1/2, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, k चल रहा है भाई हमारा, तो m टू द पावर 0 इसका वैल्यू 1 हो जाएगा भाई, इसका वैल्यू तो 1 हो गया ना। जब किसी कांस्टेंट या वेरिएबल की पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। तो k इक्वल टू अंडर रूट, तो ये माइनस में तो नीचे चला जाएगा, ये प्लस में तो ऊपर रहेगा, तो g अपॉन l, g अपॉन l, g अपॉन l, क्लियर, सॉरी l अपॉन g होगा, क्या होगा माइनस में है ना b का, अरे भैया बस हो गया, ये l अपॉन g होगा, ये माइनस में है, l अपॉन g, l अपॉन g, तो इसको 2 पाई, एंगल कितना यहाँ से पाई, यहाँ से कितना होगा k का वैल्यू 2 पाई, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट
L अपॉन G। ये इसका सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आ गया। क्या आ गया? सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आ गया बच्चों। क्लियर? अब इसके थोड़ा कहाँ का इसकी लिमिटेशन देख लेते हैं। तो इसका लिमिटेशन कहाँ पर है? लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो देखो इसका लिमिटेशन कहाँ पर है? मेथड ऑफ वैल्यू ऑफ डायमेंशनल लेस क्वांटिटी इन्वॉल्व द फॉर्मूला कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। अगर डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो वहां हम इसका यूज नहीं कर सकते। अगर कोई डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो वहां हम उसका यूज नहीं कर सकते, उसकी करेक्टनेस हम नहीं निकाल सकते। पहली लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन क्या है बेटा? ये कम से कम कितने फैक्टर्स पर डिपेंड कर दिया है? मोर या देन 3 फैक्टर्स। कम से कम 3 फैक्टर्स होने चाहिए, 3 फिजिकल क्वांटिटीज होनी चाहिए, तब जाके हम किसी भी वैल्यूज का या किसी भी फॉर्मूले का ड्राइव कर सकते हैं या हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं वहां इसका। थर्ड लिमिटेशन कहां है बेटा इसका? थर्ड लिमिटेशन होगा जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, लॉगरिथम्स है, ये मेरे फंक्शंस हैं, लॉगरिथम्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, वहां इसका डायमेंशंस का यूज नहीं होता, वहां एनालाइज नहीं कर सकते। फोर्थ आपको जानते ही होंगे ये कैसी है? यूनिट। ठीक है बेटा? यूनिट फिजिकल क्वांटिटी है, टू द क्वांटिटी डिफरेंट नेचर एंड प्रोवाइड द डायमेंशनली होमोजेनियस इक्वेशन। कहने का मतलब कोई अगर इक्वेशन ले रहे हैं तो वो कैसी होनी चाहिए? होमोजेनिटी के प्रिंसिपल को होल्ड कर रही होगी तो निकाल सकते हैं। अगर कोई इक्वेशन होमोजेनियस के प्रिंसिपल को होल्ड नहीं कर रही है तो वहां से हम उसका ना तो उसका सिस्टम चेंज कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, इसके हेल्प से, और ना ही हम उसकी करेक्टनेस पता कर सकते हैं। इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर वो होल्ड कर रही है तभी हम उसका एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, तभी उसकी करेक्टनेस पता कर सकते हैं, तभी हम उसका सिस्टम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है? ये इसके लिमिटेशन हो गई। क्या हो गई बेटा? लिमिटेशन हो गई। क्लियर? थैंक यू क्लास। पार्ट सेकंड में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा काइनेमेटिक्स स्टार्ट होगा, उसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, थैंक यू क्लास।